नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आपके लिए यूनिट 9 के टॉप 500 MCQ सीरीज लेके आया था, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं कंटिन्यू सीरीज नहीं दे पाया, परंतु अब से यह सीरीज डेली आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली है। दोस्तों, जब मैंने इनके PYQ निकाल रहा हूँ यूनिट 9 के, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि लगातार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि PYQ को ज़रूर सॉल्व कीजिए। लगभग 50 से लेकर 60% तक आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से PYQ ही पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले MP GK की पूरी आपको सीरीज कंप्लीट कराई थी, जिसमें लगभग 5 यूनिट जो आपकी MP से रिलेटेड है, हमारी MP PSC में, वहाँ से आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उस सीरीज़ को भी देखना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ दूसरी बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है सर? 2 टू द पावर 40 बाइट्स के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, तो सबसे छोटी यूनिट है सर बिट। बताया था मैंने। एक बिट में मैंने आपको बताया था कितने निबल होते हैं, 4 निबल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर देखो वाइट आता है, वाइट के बाद आता है क्या हमारा KB, किलोबाइट, फिर मेगावाइट, फिर गीगावाइट, फिर टेरावाइट। तो यहाँ पर वाइट्स का पूछा हुआ था, तो याद रखना 2 टू द पावर 40 वाइट्स होते हैं किसमें? 1 टेराबाइट में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है। तो देखो भैया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम की बात करते हैं तो मेनली इसमें क्या कहा जाता है। फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है, उसमें बोला जाता है करंट ले जाने कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स की दिशा का अनुमान लगाया जाता है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। तो मेनली फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, उसमें किसका एनालिसिस किया जाता है कि जो कंडक्टर करंट लेके जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स किस दिशा में लगाई जा रही है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि दाएं हाथ का नियम किसके लिए है, तो मेनली वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में यह बार बार पूछा जाएगा। और चालक की गति भी यहाँ पर हमें इसमें मिलती है, यानी करंट फ्लोइंग डायरेक्शन भी हमें इससे पता चलती है। तो इसका राइट आंसर है A और B दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है कि चैट जीपीटी में कौन सी आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो आप सभी को पता है कि चैट जीपीटी किसने बनाया है, तो ओपन AI नामक सर एक कंपनी है, उसके द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ साथ डीप लर्निंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है C वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूछा है कि रोबोटिक्स में कौन सी एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है। तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हाँ सर ज़रूरत होती है, क्योंकि गियर्स वगैरह हमें लगाने होते हैं। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की हाँ सर होती है, क्योंकि इसमें मेनली बैटरीज का इस्तेमाल हमें करना होता है। कंप्यूटर साइंस हाँ सर करना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग फिटेड की जाती है या प्रोग्रामिंग के द्वारा रोबोट को बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सर सभी में रोबोट का इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। देखो, मैंने आपको बताया था कि NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मेनली क्या करता है, जो हमारे गवर्नेंस को ड्राइवन के लिए टेक्नोलॉजीज प्रदान करता है। तो NIC की स्थापना अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं कि कब? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत NIC की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि मिशन मोड प्रोजेक्ट है। देखो, मैंने भी गलत पढ़ लिया है, तो इसी प्रकार आपको भी याद रखना है कि मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है या है, ये प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखो भैया, मिशन मोड प्रोजेक्ट हमने कहाँ पर पढ़े थे, तो सर आपने नेशनल गवर्नेंस प्रोजेक्ट बताया था, जो 18 मई 2006 के दिन भारत में
लेके आया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हमें क्या जो इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करना था। अब इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे और उसके बाद कितने 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट हो गए। अब देखो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट जो हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इसको 3 भागों में बांटा गया है कि केंद्रीय मिशन मोड प्रोजेक्ट, स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी राज्य के क्या है, और इंटीग्रेटेड यानी दोनों के क्या क्या है। तो ये भैया 31 है। और यहाँ पर पूछा था क्या निम्न में से कौन सा राज्य का है, तो देखो बैंकिंग, पेंशन, ई ऑफिस। तो यहाँ पर देखो बैंकिंग दिख रहा होगा आपको, पेंशन दिख रहा होगा, ई ऑफिस दिख रहा होगा। तो ये तीनों किसके हैं, सेंट्रल एमएमपीस है। और यहाँ पर एक बचता है ट्रेजरी, तो यहाँ पर आपको ट्रेजरीज देखने को मिल रहा है। तो ये किसके अंतर्गत है, स्टेट के अंतर्गत है। तो याद रखना कि इसमें ट्रेजरी किसका भाग है, राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट का भाग है। देखो यहाँ पर राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो एग्रीकल्चर आता है, कमर्शियल टैक्सेस आते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट आता है, लैंड रिकॉर्ड्स आते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ आती है, पंचायत आती है, पुलिस आती है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, पीडीएस आता है जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ भी स्टेट के अंतर्गत आता है, एजुकेशन, हेल्थ। तो इन सभी को भैया एक बार याद कर लेना क्योंकि वापस से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्टेट एमएमपी का भाग नहीं है। तो इसलिए हमें याद करने पड़ेंगे ये 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए गए थे। फिर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न है, आविष्कृत किया था। तो देखो आप सभी को पता है 1989 में सर टिम बर्नेस ली द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की गई थी। देखो एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, तो सर इन्होंने बोला था कि मशीन जो होती है वह इंसानों की तरह सोच सकती है और इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट की खोज की थी। डेनिस रिची, तो सर सी जो लैंग्वेज है उसकी खोज डेनिस रिची द्वारा की गई थी। जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है, तो एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये 4 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो याद रखना मोज़ाइक क्या है, प्रथम वेब ब्राउज़र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आईआरसीटीसी वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है। तो देखो यहाँ पर आईआरसीटीसी की बात कर रहा है यानी जो हमारी रेलवे की जो सर्विसेज है हमें कैसे प्रदान की करती है। तो आप सभी को पता है आईआरसीटीसी किसका प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का। और इस पर सुविधाएं कौन लेता है, तो सिटीजन्स लेते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कैसा हो जाएगा, ये पोर्टल कैसा हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, G2C। B2C कब होता, जब यह बिजनेस होता है। एक तो ये बिजनेस तो नहीं है, C2C कस्टमर सिटीजन टू सिटीजन भी नहीं हो सकता। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स आईआरसीटी पोर्टल के द्वारा गवर्नमेंट द्वारा इंसानों को दी जा रही मतलब पब्लिक को दी जा रही सर्विसेज हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ भाई। 99 रुपये में मात्र है और आपको 35 टेस्ट मिल रहे हैं और उसकी पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ आप निकाल के रख लो अपने टेबल के ऊपर, डेली प्रैक्टिस करो बेटा। मैं आपको बताना चाहूँगा अब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20 से 22 दिन बचे हुए हैं और 20 से 22 दिन में आपको क्या करना है, खेल मचाना है। तो खेल मचाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जिसमें 20 एफएलटी और 15 टॉपिक वाइज। अभी भी कभी आप 99 रुपये के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके टेस्ट देने की कोशिश करो, बार बार रिवाइज करो क्योंकि रिवीजन से ही आपके फैक्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टेस्ट लगा लिया तो सर मैं आगे नहीं लगा सकता, नहीं, आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार लगाने होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके अलावा हमारी एक और टेस्ट सीरीज चल रही है, 299 रुपये उसकी प्राइस है, जिसमें आपको 14,000 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट है। और हाल ही में हमने यूनिट 7 के वापस से 500 MCQ को अपडेट किया है। तो भैया आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 299 वाली भी आप परचेज़ कर सकते हो, कभी आपके पास थोड़ा भी पैसा हो, आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि इसमें 14,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिस यूनिट में आपको नहीं हो पाई है तैयारी उसके आप MCQ लगा लो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। यहाँ पर वायरस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ने क्या करा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर सेंध लगा दी, यानी या तो उसको इनक्रिप्ट कर दिया या उसे एक से अदर भाषा में बदल दिया या उसे भैया उसने इनक्रप्ट कर दिया। तो यहाँ पर सीज का मतलब होता है सेंध
और इसी शब्द से आपको राइट आंसर मिलेगा हमेशा। आपको केवल एस का मतलब याद रख लेना, सीज, यहीं से आप आराम से टिक लगा दोगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं का अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है। यानी यहाँ पर सीधी सी बात वो बोल रहा है कि भैया जो आपका जो डाटा है उसे चुराने की कोशिश करता है या उसे इनक्रप्ट करता है या आपको उन सेवाओं को लेने में समस्या पैदा करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को बोला जाता है क्रैकर। क्रैकर को एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक हैट हैकर्स। किस नाम से? ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है क्रैकर से। ये एमपीपीएससी ने पूछा था कि निम्न में से किसे क्रैकर्स भी कहा जाता है, तो याद रखना ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स कहा जाता है। ये बेकार हैकर्स होते हैं जो बिना किसी की अनुमति के कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं और उनका डाटा क्या करते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। वाइट हैकर्स क्या होते हैं? ये इथिकल हैकर्स कहलाते हैं वाइट हैकर्स। इनको कंपनियां मेनली हायर करती हैं, जो कि जिनके सॉफ्टवेयर वगैरह में क्या करते हैं? त्रुटियां जो होती है यानी कमियां जो होती है उनका पता लगाते हैं। तो वाइट हैकर्स आपको याद रखना है इथिकल प्रकार के हैकर्स होते हैं। और नॉन इथिकल हैकर्स कौन से हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ सबसे पहले 2000 में एक आईसीटी एक्ट लेके आया गया था, जिसने मेनली ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था। यानी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है उन सभी का कैसा उपयोग करना है, कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उन्हें कितनी साल की सज़ा दी जाएगी, उन सभी के लिए भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई थी। तो उसका नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। याद रखना, एमपीपीएससी 2 से 3 बार इसे रिपीट कर चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? अब देखो यहाँ पर 3 साइबर अपराध दे रखे हैं, एक नहीं है। फिशिंग तो आप सभी को पता है सर, ईमेल मैसेज वगैरह करता है व्यक्ति और हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक की, उन सभी को चुराने की कोशिश करता है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यक्ति गाली वगैरह दे रहा है या आपका पीछा कर रहा है। मेनली स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? पीछा करना। तो आपको भैया बार बार पीछा कर रहा है आपका, जैसे आप कोई सी वेबसाइट पे जा रहा है वहाँ भी उसके पीछे जा रहा है, आप किससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए वहाँ आपका पीछा कर रहा है, उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी क्या होता है कि जैसे कि आपकी फेसबुक आईडी है, तो फेसबुक आईडी से वहाँ आपका आईडी पासवर्ड चुराना चाहता है, जीमेल आईडी का पासवर्ड चुराना चाहता है, जिससे वहाँ आपका क्या कर सके? आपके साथ साइबर अपराध कर सके। तो ये तीनों क्या है? एक प्रकार के साइबर अपराध है। परंतु ऑनलाइन चैटिंग सर एक प्रकार की सुविधा है जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है। तो ऑनलाइन चैटिंग मेनली क्या है? एक प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईमेल पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नेम क्या है? अब देखो यहाँ पर बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो जो @ से पहले लिखा हुआ है यह क्या है? यूज़र नेम होता है। क्या होता है? यूज़र नेम होता है। और ये itdesk.info जो होता है इसे क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं, यानी आधिकारिक पता जो होता है। और यहाँ पर .info आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? डोमेन नेम है, यूज़र नेम है, ऐसे प्रश्न अधिकतर बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर डोमेन नेम पूछा था, तो डोमेन नेम क्या है? itdesk.info पूरा क्या है? डोमेन नेम है। और यहाँ पर डॉट के साथ इन्फो कभी पूछ लेता कि ये क्या है, तो आपको याद रखना ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज का पूछ रहा है और आप सभी को पता है कंप्यूटर क्या लो लेवल लैंग्वेज समझता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मेनली कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल प्रोग्रामिंग आसानी से लिखा जाए इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो कोबोल, पास्कल और बेसिक, ये तीनों क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण आप सभी को पता है, मशीन लैंग्वेज आपकी कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज है। उसके साथ असेंबली लैंग्वेज भी कैसी है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। कोबोल कहाँ पर इस्तेमाल होती है सर? यह बिजनेस में मेनली इस्तेमाल होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर एमपीपीएससी बहुत बार पूछा चुका है कि कोबोल में CO का मतलब क्या है? तो क्या है? कॉमन। B से हो जाएगा बिजनेस और O से हो जाएगा ओरिएंटेड और यहाँ पर हो जाएगा लैंग्वेज, यानी बिजनेस से संबंधित लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल है।
फिर बेसिक का वह पूछता है, तो बेसिक का आप सभी को पता है कि बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है कि जो व्यक्ति नया है और वह कंप्यूटर सीखना चाहता है तो उसके लिए बेसिक लैंग्वेज बनाई जाती है। तो बेसिक का फुल फॉर्म भी एमपीपीएससी ने पूछा और कोबोल का भी पूछा हुआ है। फिर देखो एक और है हमारी फोर्ट्रॉन करके, जो कि क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ही है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो भैया ये सभी याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल मेनली किस में किया जाता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने में किया जाता है। कोबोल का, तो कोबोल का बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक का सर जो नया व्यक्ति होता है उसे सीखना होता है, उसके लिए बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 1000 पहला लेक्चर जिसने देखा था वो व्यक्ति अब नहीं देख रहा है, तो क्या रहा है, कॉम्पिटिशन कम है बाजार में। अब आपको क्या लगातार देखना है, आप लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर कंपटीशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीरियस कोई नहीं है। डिसिप्लिन से पढ़ाई होती है कि सर मैंने आपका लेक्चर आज देखा था तो मैंने कल भी ये देखा है, तो वो होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। कभी आप डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, याद रखना। फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीएसपी का मतलब क्या है। मेनली जीएसपी क्या है, यह एक प्रकार का जावा सर्वर पेजेस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये मेनली जो जावा लैंग्वेज होती है, जावा पेजेस के ऊपर क्या होता है, मेनली एनिमेटेड पेजेस या वीडियोस का निर्माण किया जाता है। तो उसी में मेनली जीएसपी का इस्तेमाल होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है, जावा सर्वर पेजेस, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है। भैया ये एमपीपीएससी ने वापस से रिपीट किया था, और वो नहीं होना आपको विश्वास तो अपना जो एमपीपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें देखना कि ऐसा के ऐसा प्रश्न आपको रिपीट मोड पे मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो याद रखना, बिंग क्या है सर, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है सर, एक प्रकार का सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है सर, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ask.com क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब यहाँ पर पूछा है जो बिंग है वह किस कंपनी का सर्च इंजन है, तो आपको याद रखना है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू का तो आप सभी को पता है याहू ही है, ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेब कॉलर को इस रूप में जाना जाता है, तो देखो मेनली वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। अब देखो यहाँ पर केवल आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो स्कैनर, तो सर स्कैनर तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी मार्कशीट लेता है और उसके ऊपर रखता है, तो वह स्कैन होकर मॉनिटर पे दिखती है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर देखो सर कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। सर माउस से भी हम इनपुट देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों क्या है, ये तीनों आप सभी को याद रखना है क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखो प्रिंटर से भी आपको आउटपुट मिलता है। मॉनिटर के ऊपर क्या होता है, आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट मिलता है जो आप स्क्रीन पे देख पाते हैं। प्लॉटर से क्या होता है, जैसे कि ये मेरा पेन चल रहा है, ये क्या है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी डायग्राम या कोई वर्ड में प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, प्लॉटर कहलाता है। तो ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। फिर देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने ब्राउज़र को सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। तो देखो भैया, आप कभी न कभी इंटरनेट चलाते होंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा निशान देखने को मिलता होगा, और उस पर जब आप क्लिक कर देते हो तो आपका क्या होता है, वो पेजेस सेव हो जाता है कि भैया कभी मेरे को अब ये वाली वेबसाइट पे जाना है। जैसे पीएससी बाय डीसी सर को आपको बुक मार्क कर लिया, अब आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक मार्क में जाओगे और आपको पीएससी बाय डीसी सर का पेज खुल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीका है मेनली जल्दी से वेबसाइट को एक्सेस करने का, उसे हम मेनली क्या बोलते हैं, बुक मार्क बोलते हैं। कुकीज़ क्या होती हैं सर, वेबसाइट क्या होती है, कुछ हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे सेव करके रख लेती है अपने ऊपर, जिससे क्या होगी, आप जो वेबसाइट है उस पे जो भी सर्च करते हैं, जैसे कि आपका पासवर्ड वगैरह सेव हो जाता है, तो वह कुकीज़ के अंतर्गत आता है। और पूरी वेबसाइट को सेव करने के लिए बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीकी अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है भैया कि सर्च इंजन की वह कौन सी टेक्निक है एआई में जो आपको इनफॉर्मल सर्च डोमेन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो यह आती है यूनिफॉर्म्ड कास्ट सर्च के अंतर्गत, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है सुपरवाइज लर्निंग में। यहाँ पर पूछा है कि भैया सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है उसमें किसकी इस्तेमाल होती है। सुपरवाइज्ड यानी आपको सब कुछ आता है उसके बारे में, आप उसमें मतलब कि सुपर हैं, तो उसके लिए भैया आपको पता है कि इनिशियल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ सर मुझे टेस्टिंग की भी ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। यानी आपको जैसे कि कुछ में भी सुपरवाइज़र बनना है, आपने सुपरवाइज़र का नाम सुन रखा होगा कभी, तो भैया उसे पहले तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भैया प्रारंभिक तो प्रशिक्षण तो ले ले, फिर वो यार ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग भी करेगा कि जैसे मान लो कि मेरे को एक मालिक बना दिया कि भैया जाओ मजदूरों को संभालो। अब मैंने मजदूरों के कैसे संभालना है उसकी ट्रेनिंग ली, फिर मैंने टेस्ट किया कि हाँ मैं संभाल पा रहा हूँ कि नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो यही सुपरवाइज्ड लर्निंग है जो कि टेक्निकल भाषा में बोली जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में आरपीसी का क्या मतलब है। यहाँ पर पूछा गया है आरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है रिमोट प्रोसीजर कॉल। क्या होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, क्या होता है आरपीसी होता है। इसमें मेनली क्या होता है, किसी भी अन्य नेटवर्क की आप सहायता से क्या कर सकते हो, किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं या उसे कॉल करके आप कुछ भी कार्य करा सकते हो, यही होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट है, 10 बार पूछ लिया है तो आप सभी को पता है कौन सा है, तो सर NAND नैंड गेट क्या है, मेनली यूनिवर्सल गेट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SCRA परिवर्णी शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर पूछा है यानी SCRA का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो SCRA एक प्रकार का क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, जिसे आप सभी को पता है रोबोट बनाने की पहली कंपनी यूनिमेड द्वारा बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। यह 2-3 बार पूछा गया है। यूनिमेड कंपनी ने पूमा रोबोट भी बनाया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूमा रोबोट का फुल फॉर्म क्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं। देखो भैया सूचना आदान प्रदान करने के लिए आप सभी को पता है 3 मोड्स होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स। 3 प्रकार की क्या होती हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि भैया आप एक ही तरफ से इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जैसे रेडियो, आप रेडियो में वापस से इन्फॉर्मेशन उसे पहुंचा सकते हो कि सर नहीं पहुंचा सकते। तो यह क्या है, एक प्रकार का सिंप्लेक्स सूचना आदान प्रदान करने का एक मोड है। फिर हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ से आप इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, परंतु जब एक की बात खत्म हो जाएगी उसके बाद ही दूसरा व्यक्ति उसमें बोल सकता है। जैसे आपने वॉकी टॉकी सुन रखे होंगे जो पुलिस वगैरह के पास होते हैं, वह हाफ डुप्लेक्स का काम होता है। फुल डुप्लेक्स जो आजकल आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, आप भी इधर से बोलते हैं, आपका दोस्त भी उधर से बोल सकता है, तो एक साथ में आप दोनों क्या कर सकते हैं, संचार व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, कि एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है। मैंने क्या बोला कि भैया दोनों एक साथ संदेश पहुँचा सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक पहुँचाएगा उसके बाद दूसरा पहुँचा सकता है। सिंप्लेक्स में सर केवल 1 वे कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स में। हाफ में और फुल में 2 वे होता है, पर हाफ में सर एक बार में केवल एक को होता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा संचार माध्यम लेज़र लाइट की सूचना का स्रोत के रूप में ले जा सकता है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि लेज़र लाइट को ले जाने के लिए कौन सा एक मीडियम है, तो आप सभी को पता है फाइबर ऑप्टिक्स का मेनली लेज़र्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो भैया यही है हमारी क्या 299 की टेस्ट सीरीज, पहले 499 में मिल रही थी, अब उसे केवल 299 में दे रहा है, जिसमें आपको 14,000 प्लस MCQ मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। आप यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 इन सभी के आप लगा सकते हो और इसमें आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार MCQ मिलने वाले हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और जो भी आपकी कमियां हो उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस का पेपर है भैया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस का है। वहाँ जो आपकी प्रीलिम से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरोगे। और इसमें आप सभी को पता है 20 FLT और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम प्रदान कर रहे हैं। जो 35 हमारी 99 वाली वहाँ भी मिलता है आपको 200 रुपये और मिलाकर आपको 14,000 MCQ और मिल जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि यहाँ वाले टेस्ट सीरीज को आप परचेस करिएगा। अब देखिए वेबसाइट hindi.com में टॉप लेवल डोमेन कौन सा। अभी मैंने बताया था कि .com क्या होता है, मेनली टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, .com। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईमेल एड्रेस manu@snl.net.us किस देश से संबंधित है। तो देखो भैया US यहाँ भी एक प्रकार का टॉप लेवल डोमेन होता है, US.India.mil
डॉट एजू, तो ये सब क्या है, एक प्रकार के टॉप लेवल डोमेन है जो क्या किसी कंपनी या किसी देश को प्रदर्शित करते हैं। तो यूएस आप सभी को पता है अमेरिका का, IND आ जाएगा या डॉट इन आ जाएगा तो आप सभी को पता है इंडिया का। फिर देखिए यहाँ पर MIL लिखा जाए तो मिलिट्री का है, वहाँ एजू आता है तो वह एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट है। तो यही सब क्या है कि मेनली प्रदर्शित करता है टॉप लेवल डोमेन कि किस फील्ड से संबंधित है या किस देश से संबंधित है, उसको मेनली यह प्रदर्शित करता है। तो यूएस आ जाएगा तो आप सभी को पता है यह किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर पर स्थापित किए जाते हैं। तो देखो कंप्यूटर पर वायरस से सुरक्षा के लिए हमारे कंप्यूटर में मेनली आप सभी को पता है एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर क्या है सर, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए मेनली एक इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। बैकअप क्या होता है, जैसे कि आपके साइबर सुरक्षा से बचने के लिए, साइबर जो अपराध होते हैं उनसे बचने के लिए बैकअप कॉपीज़ रखी जाती हैं। जैसे कि मान लो आपके कंप्यूटर में आपने उसे पेन ड्राइव में रख ली तो वहाँ आपकी एक बैकअप कॉपी हो गई। कभी मेरे कंप्यूटर से मेरा डाटा उड़ भी जाता है तो मैं किसका, पेन ड्राइव से मेरे डाटा का इस्तेमाल कर लूँगा, वही होता है क्या, बैकअप। की लॉगर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए मेनली आजकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में की लॉगर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी आप दबाएंगे वहाँ क्या होता जाएगा, रिकॉर्ड होता जाएगा, वही होती है की लॉगर। और की लॉगर से भी प्रश्न पूछा गया था, अपन ने इससे पहले वाली क्लास में उसे सॉल्व किया था। अब अगले प्रश्न में देखो, निम्न में से किसे दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर वॉर्म और वायरस दोनों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, जिसे मालवेयर भी बोला जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ISP का मतलब क्या है। तो ISP क्या, आप सभी को पता है, जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उन्हें ISP बोला जाता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेनली इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो देखो इंटरप्रेटर आप सभी को पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है सर, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। तो यही क्या है सर, साइबर अपराध नहीं है। साइबर आतंकवाद सर, साइबर का इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों का प्रसार करना साइबर आतंकवाद। डेटा चोरी करना किसी व्यक्ति का, वह भी साइबर अपराध है। जालसाजी करना, जैसे आजकल आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं तो वह एक प्रकार की क्या, जालसाजी है। तो ये सभी क्या है, मेनली साइबर अपराध हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सर मुझे तो यहाँ पर 2-3 ही पता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपने बताया था इंटरनेट को कहा जाता है। तो सर सेकंड का थर्ड है, तो सेकंड का थर्ड सर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं मेरे डिलीट। अब देखो यहाँ पर सर संचार के लिए नियम यानी रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को आपने बताया था कि प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो थर्ड का भैया फोर्थ है, तो सर यहाँ पर थर्ड का फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वेब एड्रेस या वेब पते को ढूंढने के लिए। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट को बोलते हैं। संचार के लिए नियम या रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। वेब पेज प्रदर्शित करना किसका काम है, ब्राउज़र का काम है। यानी जो वेब पेजेस का डिस्प्ले करता है वहाँ कौन करता है, ब्राउज़र करता है। तो ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। कभी आपको 2 भी याद है तो जोड़ी आप आसानी से लगा दोगे। MPPSC ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जोड़ी नहीं पूछता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में एक या अधिक कुंजी शब्दों को खोजता है एवं संबंधित पृष्ठों की सूची प्रदर्शित करता है, उसे मेनली क्या कहा जाता है। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर कि एक प्रोग्राम है जो मेनली वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको सर्च करके देता है, तो उसे मेनली क्या कहा जाता है, सर्च इंजन कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेब पेजेस बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने कितनी बार बता दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल मेनली वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट क्या है सर, यह एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप सभी को पता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी हमें एक स्थान से दूसरी स्थान पर फाइल पहुंचानी है तो उसमें मेनली किस नियम का इस्तेमाल होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसका सीधा संबंध इंटरनेट से नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि भैया निम्न में से किसका सीधा संबंध इंटरनेट से नहीं है। तो देखो वेबसाइट अधिकतर इंटरनेट पे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब पेजेस सर इंटरनेट पर जो हमारी
वेबसाइट होती है उनको बनाने के लिए वेब पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउज़र, सर हमें कुछ चीज़ें सर्च करना है तो उसके लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन होता है। वर्ड प्रोसेसर, सर ये एक प्रकार की एप्लीकेशन है, यहाँ मेनली बिना इंटरनेट की सहायता से भी चल जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना वर्ड प्रोसेसर कभी यूज़ किया होगा तो वह बिना इंटरनेट के सुविधा भी आपको दे देता है। तो यहाँ पर नोट पूछा था तो वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी को अनाधिकृत तरीके से चोरी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है, जो भी व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन चुराता है उसे क्या बोलते हैं? हैकर्स कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संचार तकनीक जिसके माध्यम से दो या अधिक स्थानों पर एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं, आप सभी को पता है वह किससे संबंधित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित है। ईमेल में सर आप सभी को पता है कि मेनली ऑडियो नहीं होता है, ना ही वीडियो होता है, उसमें टेक्स्ट होता है। एनिमेशन में भी नहीं होता सर, ई कॉमर्स में भी नहीं होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा है जिसपे हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, साथ साथ हमारे वीडियोज़ भी उस पर दिखती है। जैसे आप अपनी मम्मी से बात करते हो तो वह क्या है? एक प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम क्या है? तो देखो भैया, मेनली SSL का पूर्ण रूप पूछ रहा है, जिसका मेनली किस में इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है इंटरनेट के ऊपर, उसे सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो SSL का जो पूर्ण रूप है वह है भैया सिक्योर सॉकेट्स लेयर। याद रखना सिक्योर आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? उसे बचाना है, सिक्योर करना है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम का एक उदाहरण नहीं है? तो आप सभी को पता है डिनाइल ऑफ सर्विस। भैया मेरी वेबसाइट के ऊपर किसी ने क्या लगा दी? रोक लगा दी, जिससे मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो मेरे से पैसा मांग रहा है उसे खोलने का। फिशिंग, सर मेरे को मेल SMS द्वारा क्या कर रहा है? वह बार बार मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए फिशिंग होती है। स्पैमिंग, सर लगातार मेरे पास ईमेल्स पहुँचा रहा है ज़्यादा तादाद में, उसे स्पैमिंग कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? एक प्रकार के साइबर क्राइम है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? साइबर क्राइम से बचने की एक तकनीक है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा डाटा होता है उसे एक सीक्रेट कोड में बदल देते हैं, और सीक्रेट कोड को बोला जाता है सीफर कोड। तो सीफर कोड में हम हमारे डाटा को बदल देते हैं, जिससे किसी भी इंटरनेट पे लोगों उसे पढ़ नहीं सके। तो मेनली क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है साइबर क्राइम से बचने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों फिलिंदा ब्लैंक्स पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था कि एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी भारत सरकार की, उसके तहत उन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसके माध्यम से अब ऑनलाइन द्वारा लोगों को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे। तो उसके लिए भारत सरकार ने, आप सभी को पता है, स्वयं नामक पोर्टल बनाया था, और मैंने बताया था आपको थोड़े दिन पहले। अब स्वयं के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और चारों कंपोनेंट्स को मैंने आपको बताया था, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो याद रखना 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा क्या होती है? 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो देखो भैया, फेसबुक पर भी आप क्या कर सकते हो? माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप थोड़ा बहुत लिख के पोस्ट कर सकते हो। ट्विटर के ऊपर भी कर सकते हो। तो इसके 3 ही राइट आंसर MPPSC ने माने थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु प्रमुख इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया जो माइटी इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट का क्या है? मंत्रालय है। उसके अधीन रिसर्च का काम कौन सी संस्था करती है? तो सीडेक करती है। ठीक है, और सीडेक का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में, आप सभी को पता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये आप सभी को पता है, सुपर कंप्यूटर का विकास करती है। परम नामक सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडेक द्वारा ही क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीधे संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, हाँ सर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये तीनों किससे संबंधित है? AI से संबंधित है। पेगासस एक उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया है कि पेगासस किसका उदाहरण है? तो यहाँ एक प्रकार का स्पाईवेयर है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसका नाम था
क्या मेघराज क्लाउड, क्या था मेघराज क्लाउड, या क्या एक जीआई इनिशिएटिव है मेनली गवर्नमेंट का, एक स्टोरेज के लिए मेनली मेघराज का क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट द्वारा दी गई थी। तो देखो भैया, आईसीटी एक्ट जो हमारा आया था 2000 द्वारा, उसमें मेनली पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात की गई थी, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई थी, परंतु वर्ष आता है 2008 और उसमें संशोधन किया जाता है, और उसके संशोधन में क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जगह किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। और ईयर का ही पूछ ले कब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की जगह डिजिटल सिग्नल लेके आए, तो याद रखना मेनली 2008 में लेके आए थे डिजिटल सिग्नेचर। तो आज आपको क्लास कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ साथ दोनों का आप पूर्ण रूप मुझे आंसर भी देके जाइएगा। HTML का पूर्ण रूप क्या है और कंप्यूटर का जनक किसे कहा कहते हैं, पार्ट 5 में कल वापस से लेके आऊँगा। तो सभी बच्चे तैयार रहें। कैसा आपको यह सेशन लग रहा है, क्या आपका लिए फ़ायदेमंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।